चूंकि हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में ग्राफों के यानी आलेख निरूपण की विधियां जो थी, 3 दंड आलेख और आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज, उसके बारे में गहनता से हमने बात की थी। और वो समझ लेने के बाद हम इस क्वेश्चनों की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इस क्लास में हम पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10,000 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यानी मतलब 10-10 हजार के ग्रुप में अगर लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालें तो अनुसूचित जाति की 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है वो है 940, अनुसूचित जनजाति पर 970, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति जो है उन पे 920 है। पिछड़े जिले जहां पे है वहां पे 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 950 है। गैर पिछड़े जिलों में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 920 है। ग्रामीण क्षेत्रों में 930 है और शहरी क्षेत्रों में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 910 है। यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से हमें 2 बिंदुगत प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ऊपर दी गई सूचनाओं को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। सबसे पहले हमें इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर दूसरे में लिखा है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम हल करेंगे यानी आलेख निरूपण करेंगे, फिर हम उस आलेख का निष्कर्ष निकाल के बताएंगे कि हम इससे कौन कौन से निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दंड आलेख बनाने के लिए हमें क्या करने होते हैं, 2 अक्षांश खींचने होते हैं, एक y अक्ष और एक x अक्ष। यानी जो खड़ा अक्ष होता है उसको हम y अक्ष के नाम से लिखते हैं और जो मान लीजिए कि हमें 2 अक्षांश जो बनाने हैं वो इस प्रकार से हम निरूपित करते हैं। स्केल के माध्यम से हम एक ये x अक्ष खींच लेते हैं और ये y अक्ष खींच लेते हैं और दूसरा हम सीधी लाइन खींच के x अक्ष से खींच लेते हैं। इसमें लिख देते हैं कि ये तो है अपना x अक्ष और ये है अपना y अक्ष, ध्यान देना। अब क्या करना है, यहां पे जो y अक्ष आया है इस पे x अक्ष पे क्या लिखेंगे, वो विवरण लिखेंगे जो विवरण इस सारणी में दिया गया है। यानी वो चर नाम लिखेंगे, चरों के नाम लिखेंगे। जैसे इसमें चर का नाम आ गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे तो चरों के नाम होंगे और उनसे संबंधित दंड बनेंगे। और यहाँ पे होंगे चरों के मान, ध्यान देना। x अक्ष पे क्या लिखेंगे, चरों के नाम लिखेंगे और उनसे संबंधित आंकड़ों का दंड बनाएंगे। दंड कितनी दूर बनाएंगे, y अक्ष पे जो इनके मान होंगे, इन नामों के ये मान है। जैसे अनुसूचित जाति का मान कितना है 940, 940 का नाम क्या है अनुसूचित जाति। तो यहां पे तो हम लिखेंगे क्षेत्र, कहने का मतलब यहां क्षेत्र लिखेंगे और यहां पे हम लिखेंगे इस अक्ष पे तो लिखेंगे क्षेत्र और इस अक्ष पे लिखेंगे प्रति 10,000 लड़कियों की संख्या। प्रति 10,000 नहीं, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अब यहाँ पे ये जो पैमाना लेंगे ना, वो हमें कितना ऊंचाई तक लेना पड़ेगा, 970 तक जाना पड़ेगा। तो हम कितने गैप से लेके हम 970 तक पहुंच जाए। यहाँ हम 0 से स्टार्ट करके 970 तक पहुंचे तो 100 का कम से कम पैमाना लेना होगा, जो कि ग्राफ निरूपण की एक बेहतरीन विधि नहीं हो सकती, उचित तरीका वो नहीं हो सकता। क्या करेंगे, हम इन आंकड़ों को अपने को कम से कम कितना चाहिए, 910, ज्यादा से ज्यादा 970। तो 910 तक एक ब्लैंक किंक निकुंज का चिन्ह बना लेंगे, ताकि वो ये प्रदर्शित करेगा। यहां से मान लीजिए 1 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे किंक का चिन्ह बना लेंगे। किंक मतलब यहां से हम सीधा ही 900 तक पहुंच गए। यहां हमें कितना मिल रहा है, पहले सेंटीमीटर पे 900 मिल रहा है। यानी 900 तक का जो आंकड़ा है वो हमें यहाँ निकुंज से पहुंचना है 900 तक, यानी ब्लैंक दिखा के, यानी खाली जो चिन्ह है उसके माध्यम से हम 900 तक तो सीधे पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, 10-10 सेंटीमीटर की गैप से अगर हम इनको 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 लड़कियों की संख्या को बढ़ाएंगे तो लगभग 70 तक हम पहुंच जाएंगे। कि जैसे देखिए
दूसरे सेंटीमीटर में 910, अगले में 920, इस प्रकार से अगले में 930 और 40, 50, 60, 70, 80 तक हम पहुंच गए। ऊपर हमें 70 तक आवश्यकता थी, हम 80 तक पहुंच गए। उसमें हमें ऊपर दंडों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हम इनको, इन आंकड़ों का जो मान है, जैसे अनुसूचित जाति के लिए हम एक यहाँ दंड बनाएंगे। क्षेत्र अपना क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति, और वो दंड कहाँ तक जाएगा, 940 ऊंचाई तक हम ये इसका दंड बनाएंगे। तो हम इसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, स्केल की सहायता से हम ये बनाएंगे। और कहाँ तक बनाएंगे, एक दंड बनाएंगे, वो 940 तक बनाएंगे। देखिए यहाँ से ये 940 है, आप स्केल को दोनों तरफ से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्केल जो है अपने पास वो इसी प्रकार से है कि वो दोनों तरफ से हम इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो है ये 940 के लिए बनाया है, इस मान के लिए। दूसरा दंड हम बनाएंगे 970 के लिए बनाएंगे। दूसरा दंड कितने मान के लिए बनाएंगे, 970 के लिए। वो किसके लिए होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए। 970 देखिए यहाँ से यहाँ इसके सीध में हम इतना बड़ा दंड बनाएंगे। ध्यान रखें, एक दूसरे दंड के बीच समान अंतराल रखना जरूरी है, अन्यथा वो दंड जो है वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप आड़ा टेढ़ा बना दो, एकदम ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री का बना हुआ। और ये हमने बनाया है 970 के लिए। फिर हम वो कारण भी इनमें लिख देंगे कि ये किस कारण के लिए है, मतलब किस क्षेत्र के लिए। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, हम अनुसूचित जाति लिखेंगे, इसमें अनुसूचित जनजाति लिखेंगे। अगला जो अपना दंड बनेगा वो बनेगा 920 के लिए। अगला दंड कितने तक के बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना दोनों दंडों के बीच जो अंतराल है वो समान होना चाहिए। इसके बीच जितना छोड़ा अगले के लिए उतना ही हमें छोड़ना पड़ेगा। 920 के आसपास हम इसको ऊंचा करेंगे। तो 920 यहाँ है लगभग अपना, तो इस प्रकार से ये अपना आलेख है, जो दंड है वो यहाँ तक ये बनेगा। और ये हमने बनाया है 920 के लिए। लिख देते हैं तो थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लिखा हुआ होता है तो अपना। नेक्स्ट हम 950 के लिए बनाने वाले हैं। वो किस क्षेत्र के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए समान अंतराल रहना चाहिए। 950 अपना यहाँ है, यहाँ तक हम दंड स्केल को रखेंगे और रख के इसको हम एकदम ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हुए हम इस दंड को निरूपित करेंगे। और ये दंड अपना बना है 950 के लिए। अब नेक्स्ट अपना रहेगा 920 के लिए। गैर अनुसूचित पिछड़े जिलों के लिए हम बनाएंगे 920 के लिए। ध्यान रखना ये 920 लगभग यहाँ है, तो 920 के आसपास हम इसका क्या बना लेंगे, खड़ा एक दंड बना लेंगे और उसमें वो मान लिख देंगे कि ये हमने 920 के लिए बनाए हैं। नेक्स्ट अपना 930 के लिए बनना है। तो 930 के लिए देखिए, इसको हम थोड़ा और अक्षांश को आगे बढ़ा लेंगे। 930 के लिए हम यहाँ देखिए 920 से 30 के सीध में यहाँ हम स्केल को रखेंगे और स्केल के माध्यम से पेन या पेंसिल के माध्यम से हम अपनी ग्राफ कॉपी में इस प्रकार से ये दंड बना लेंगे, जो कि कितने के लिए बनाया है हमने, 930 के लिए। ध्यान रखना इस अक्षांश को हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये अक्ष जो है अपना क्षेत्र वाला, उसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और ये हमने बनाया है 930 के लिए। शायद ये बातें जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो अपना दंड बनेगा वो बनेगा, यहाँ से एक बार इसको हटा लेते हैं, बाद में बात करेंगे। अगला हमारा बनेगा 910 के लिए। तो 910 मान लीजिए कि यहाँ तक अपना 910 है, ये हमने लिख दिया 910। अब ये किस किस के लिए बनाया है वो इनमें हम इनके कारणों को भी विवरण के तौर पे लिख देंगे। तो ये लिख देने के बाद अपना जो ये पहले बिंदुगत प्रश्न का जो उत्तर था वो हमें यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। ये हमने आलेखीय निरूपण हमने कर दिया है, ये सोल्व हुआ पहला बिंदुगत प्रश्न। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि यहाँ पे हमने क्षेत्रों को लिखा, एक्स अक्ष पे समान अंतराल से दंड बनाया, दंडों की चौड़ाई समान होनी चाहिए, बीच में अंतराल समान होना चाहिए और ऊंचाई जो है वो यहाँ पे
हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ हम 900 तक सीधे पहुंच गए किंक के माध्यम से। किंक मतलब निकुंज यानी स्पेस था, यहाँ तक 900 तक सबके लिए है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ तक के बिंदुगत प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कक्षा को रोक के इस आलेख को आप समझ गए हैं तो अपनी कॉपी में बना लीजिए। दूसरे में हम बात करते हैं कि इस ग्राफ में हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि ये 920 के आसपास, ये दोनों एक जितने हैं, कि सबसे कम किस क्षेत्र में लड़कियों की संख्या है, वो हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में सबसे कम लड़कियों की संख्या, यहां हम लिखेंगे सबसे कम लड़कियों की संख्या का निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। दंड को देखते ही सबसे छोटा दंड है वो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा शहरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शहरी। एक निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या किस क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या, शायद आपको ये दिख रहा होगा, वो हम लिखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए। ये भी हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कौन से ऐसे दो क्षेत्र है जिसमें समान लड़कियों की संख्या समान है, तो गैर अनुसूचित जाति जनजाति या गैर पिछड़े जिलों में समान है। और हम ऐसे निष्कर्ष निकाल के इनको 2 या 3 बिंदुगत प्रश्नों को हम उत्तर लिख देंगे या 2 लिख देंगे, ये भी अपना इनफ है, इस प्रश्न का उत्तर पर्याप्त है। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में क्लास को रोक के जरूर नोट कीजिएगा। ये प्रश्न कर लेने के बाद हम अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आप यहाँ तक इस क्लास को रोक के अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए, समझिए। एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। ध्यान रखना ये अक्ष जो है इसमें हम नाम लिखते हैं, कारणों का, क्षेत्रों का, चरों का नाम लिखते हैं, और यहाँ पे हम चरों का मान लिखते हैं y अक्ष पे, और इन नामों को इन मानों के सापेक्ष ऊंचाई तक दंड खींचते हैं। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से दिया गया है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। यानी कोई चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, जिसमें राजनीतिक पार्टियों का नाम ABCDEF नाम की पार्टियां थी, जिन्होंने जो सीटें जीती, ए पार्टी ने 75 सीटें जीती, बी पार्टी ने 55, सी में 37, डी पार्टी ने 29 और ई पार्टी ने 10, एफ पार्टी ने 37 सीटें जीती। ये इतना प्रश्न है। इसमें से आगे में बिंदुगत प्रश्न पूछे गए हैं कि मतदान के परिणामों को दंड निरूपित, परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए, मतलब ग्राफ बनाइए। दूसरा पूछा गया है किस पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। सबसे पहले हम दंड आलेख बनाने की प्रक्रिया बनाते हैं। दंड आलेख बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 अक्षांश खींचने होते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष, यानी एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज के तौर पर। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में जो हम ऊर्ध्वाधर अक्षांश खींचते हैं, उस ऊर्ध्वाधर अक्षांश पर संबंधित मान लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अक्षांश खींचा है, ये है, स्केल की सहायता से हमने अक्षांश खींचा, ये हमने खींचा है y अक्ष, y अक्ष। इस पे हम क्या लिखेंगे, जीती गई सीटों की संख्या लिखेंगे। यहां हम लिखेंगे सीटें। अब कौन सी सीटें हैं, पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का हम यहाँ पे लिखेंगे। ये नाम आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे हम लिखेंगे जीती गई सीटों की संख्या। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक अक्षांश बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे राजनीतिक पार्टियों के नाम। ये दूसरा जो अपना अक्षांश होगा नीचे, वो होगा राजनीतिक पार्टियों का, यहाँ पे हम लिखेंगे नाम। स्केल की सहायता से इसको आप बनाएंगे तो इस प्रकार से आपको ये लाइन नजर आएगी। इस पे हम लिखेंगे
पार्टियों के नाम, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी। अब ये हमने कहां पे लिखा है, ये लिखा है हमने अक्स एक्सिस पर, अक्स पर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस जो वाई एक्स वाली लाइन है ना, इस पे संख्यात्मक मान का एक निश्चित आंकड़ा लेना है। जैसे 1 सेंटीमीटर पे हम कितनी संख्या ले, जीती गई सीटों की कितनी संख्या ले, ताकि वो लगभग यहाँ अपने 7 8 10 सेंटीमीटर तक आ जाए। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर हम कम से कम हमें 10 सीटें लेनी है, तो हम 10 सीटों के गैप से 1 सेंटीमीटर के बराबर 10, दूसरे सेंटीमीटर पे हम लिखेंगे 20, यहाँ 30, यहाँ 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक हम ऐसे सीटों की संख्या लिख रहे हैं। कौन सी सीटें हैं ये? राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों की संख्याएं है, राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या है। अब देखिए, मतदान हम यहां से 0 से शुरू किया, इसके लिए निकुंज तो लगेगा नहीं, 0 से 10 20 30 40 तक पहुंचे। अब हमें क्या करना है, ए पार्टी के लिए दंड बनाना है, और ए पार्टी के लिए दंड जो बनेगा वो कितनी ऊंचाई तक बनेगा? 75 तक। ध्यान दीजिए, हम एक ए पार्टी के लिए अगर 75 तक दंड बनाना चाहते हैं तो लमसम अपना लगभग यहां तक हमें ये पार्टी का दंड बनाना होगा। 75, 80 और 70 से बड़ा और 80 से छोटा दंड बनेगा, इनके लगभग बीच का। और ये जो दंड बना है वो पार्टी ए के लिए बना है, और पार्टी ए के लिए बना है, तथा ये बना है, सीटों की संख्या इसमें कितनी आएगी? 75, और ये है पार्टी ए के, पार्टी ए के लिए दंड बनाया हमने, और सीटों की संख्या इसमें आई है 75। अगली बी पार्टी के लिए हम 55 तक दंड बनाएंगे। ध्यान देना, दोनों दंडों के बीच समान अंतराल रहना चाहिए। ये जहां जितनी छोटी उतनी आप यहाँ पे दंड के बीच में जगह छोड़ेंगे, यानी स्तंभ के बीच में जगह छोड़ेंगे। और यहाँ जो 60 और 50 के बीच की जो ऊंचाई है, वहां तक इस दंड को ऊंचा बनाना पड़ेगा। और ये ऊंचा बनाने के बाद हम इसमें लिखेंगे 55, यानी ये जो दंड है इसका मान है 55, यानी जो सीटें हैं उनकी संख्या 55 है, और ये आया है पार्टी बी के लिए, पार्टी बी के लिए। नेक्स्ट, अगला हमें बनाना होगा सी पार्टी के लिए। ध्यान दीजिए, अब सी पार्टी के लिए दंड कितनी ऊंचाई तक खींचेंगे हम स्केल की सहायता से? ध्यान बस यही रखना है कि इस दंडों के बीच अंतराल समान होना चाहिए। 37 कहाँ पे आता है? 30 और 40 के बीच में। अगर हमने 10-10 का गैप लिया है तो लगभग 40 के नजदीक और 30 से थोड़ा दूर, यहाँ आसपास, यहाँ लगभग ये इतना दंड हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा। पार्टी सी के लिए ये इतना दंड बनाना पड़ेगा, जिसका मान कितना होगा? 37 होगा, और ये दंड बनाया हमने पार्टी सी के लिए। अगला हम दंड बनाएंगे पार्टी डी के लिए। डी पार्टी ने 29 सीटें जीती है, तो 30 से थोड़ा सा छोटा होगा। यहाँ अपना 30 है, लगभग यहाँ 30 है, तो इसे थोड़ा सा कम, एक mm कम हम दंड बनाएंगे। वो दंड होना है 29 के लिए, और ये दंड बना किसके लिए है? ये दंड बना है पार्टी डी के लिए। इतना हमें पता होना चाहिए। सारणी से देख के हम बना रहे हैं। दंडों की ऊंचाई कितनी ले रहे हैं? संबंधित पार्टी से संबंधित, जो हम जिस पार्टी से संबंधित आंकड़े उठा रहे हैं उतना लंबा हम दंड बना रहे हैं। फिर ई पार्टी के लिए, ई पार्टी ने मात्र 10 सीटें जीती हैं, तो 10 सीटें जीती है तो हमें दंड कितना बनाना पड़ेगा? 10 यानी 1 सेंटीमीटर ऊंचा। कितना बनाना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर ही ऊंचा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने कितनी सीटें ली है? 10 सीटें ली है। तो ये अपना, आप ये जो लाइन खींचने का जो पार्ट है वो स्केल के माध्यम से करेंगे। यह आ जाएगा इसका मान 10, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो दंड है ये पार्टी ई के लिए है।
नेक्स्ट अपना लास्ट जो दंड बनेगा वो बनेगा पार्टी एफ के लिए, और उसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 37 तक। 37 तक अपनी एक पहले भी एक पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, सी पार्टी, तो उसकी सीट के बराबर ही ये उसकी सीट अगर समान है तो दंड की ऊंचाई भी यहाँ पे हमें समान ही रखनी होती है। ये अपना जो दंड बनाया गया है ये 37 सीटों के लिए बनाया गया है, और ये बनाया गया है पार्टी एफ के लिए। इस प्रकार से ये जो अपना पहला बिंदुगत प्रश्न था, ध्यान दीजिए कि आप दंडालेख बनाइए, उसको हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। दंडालेख हमने बना लिया है, अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग सीटों का आंकलन हमने ये विश्लेषण करके जितनी सीटें ज़्यादा उतनी ही ऊंचाई को सापेक्षता मानते हुए हमने दंड बना लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दूसरे प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है और इसका उत्तर हम क्या देंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि किस पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, यानी यहां जीतने वाली जो पार्टियां हैं सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला दंड कौन सा है, ए पार्टी वाला, तो इसने सबसे ज्यादा जीती होगी, तभी तो ये सबसे, यहां संख्यात्मक मान देखने से सारणी से ही पता चल जाता है कि यहां इसका जो हल होगा वो होगा पार्टी ए। इसका जो हल होगा वो होगा पार्टी ए, क्योंकि ए पार्टी ने ही सबसे ज्यादा सीटें जीती है। कितनी? अधिकतम 75 सीटें जीती है। इससे ज्यादा किसी ने भी सीटें नहीं जीती है, और अधिकतम सीटों के बारे में पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आप इसको अपनी कॉपी में समझ गए हो तो अपनी कॉपी में प्रैक्टिस के द्वारा इसको स्केल की सहायता से दंड बनाइए, फिर इसका उत्तर लिखिए ए, क्योंकि अधिकतम सीटें भी ए में है। कम समझ में आया तो इसका आप रिपीट करके देख सकते हैं, समझ में आया तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, खुद अभ्यास कीजिए, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब ये क्लास रोक के आप उतार लेंगे, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दिया गया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई, यानी कम से कम कितनी लंबाई है, 1 मिलीमीटर है, उससे कम की लंबाई नहीं है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर तक की लंबाई मापी गई, उससे कम लंबाई जो है वो शुद्ध नहीं है, 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। इस सारणी के द्वारा आंकड़े बताए गए कि 118 से लेकर 126 मिलीमीटर तक लंबाई की जो पत्तियां थी वो थी 3, 127 से 35 तक थी 5, 136 से 44 तक थी 9 पत्तियां, 145 से 153 मिलीमीटर तक 12 पत्तियां, 154 से 162 तक 5 पत्तियां, 163 से 171 तक 4 पत्तियां और 172 से 180 तक 2 पत्तियां। ध्यान देना यहाँ पे एक आयत चित्र बनाने के लिए बोला गया है। पहले दिया गया है दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, वो आलेख ये आयत चित्र बनाने के बाद हम बात कर सकेंगे इसके बारे में। फिर है क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अगर इसका उत्तर सही है, जो भी आप कारण देते हो उसके कारण भी बताइए, क्यों ऐसा आपने, हम जो उत्तर देंगे उसका कारण बताएंगे कि ऐसा हमने उत्तर क्यों दिया। सबसे पहले इस आलेख का आयत चित्र बनाने के लिए हमने हिस्टोग्राम जो पढ़ा था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जो भी हम आंकड़े ले रहे हैं उन आंकड़ों में क्या होना चाहिए, नियमित अंतराल होना चाहिए और सततता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी। कैसे कंटिन्यूटी कि 118 से शुरू हुआ 126 तक चला, फिर 126 से शुरू होकर आगे चलना चाहिए। जैसे 135 पे खत्म हुआ तो 135 से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, टूटत आ रही है, मतलब गैप आ रहा है। कितने का 118 से 26 से फिर 27 पे चला गया, फिर 35, यानी इनके बीच तो 8 का अंतराल है, 8 जुड़ के आया, लेकिन एक का अंतराल दे दिया बीच में, यहां से यहां तक गैप आ गया। इस 35 से 36 आगे गैप आ गया, 44 के बाद 45 उठाया, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। गैप कितने का आ रहा है, एक का। गैप को एडजस्ट कैसे करेंगे, ऊपर वाले मान को आधा बढ़ा देंगे, नीचे वाले मान को प्रारंभिक निम्न सीमा को आधा घटा देंगे। कैसे, देखिए
यहाँ पे 126 और 127 दोनों के बीच में क्या आता है, 126 और 127 के अगर बीच में हम कोई संख्या निकालनी चाहें तो उनको दो जोड़ के 2 का भाग देने से उसके बीच की संख्या आती है। जोड़ के इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 5 और 253 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 6.5 यानी 126.5। 26.5 इससे आधा ज्यादा है, इससे आधा कम है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक का गैप आ रहा है, अंतराल आ रहा है, तो हम आधा आधा ऊपरी सीमा को तो आधा बढ़ाएंगे। जैसे इस 126 को हम सारणी में क्या लिखेंगे, 126.5 लिखेंगे, एक नई सारणी बनाएंगे। यहाँ बोर्ड पे स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसी सारणी में कि 126 को हम कितना मानेंगे, 126.5। 118 को कितना मानेंगे, निम्न सीमा को आधा कम करना है, 117.5 मानेंगे। ओके, ये सब काम इस सारणी के सभी मानों के लिए करना होगा हमें। इतना हमने इस आधार पे कर लिया कि प्रत्येक की जो निम्न सीमा है उसको तो आधा कम कर दिया, 118 को 117.5 कर दिया और 126 को 126.5, ऊपरी सीमा को आधा बढ़ा दिया, जिससे क्या हो जाएगा, प्रत्येक निचले जो अंतराल पे पहुंचेंगे तो वो सेम हमें गैप नहीं दिखेगा। जैसे 126.5 तो इससे आधा 126.5 से 135.5, 135.5, 144.5, 144.5 यहाँ मिल गया, वापस 153.5, वापस 153.5 यहाँ आ गया, 162.5 यहाँ आ गया, 162.5। इस प्रकार से हमें नियमित अंतराल ये प्राप्त हो जाएगा। नियमित अंतराल प्राप्त हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, आयत चित्र बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 अक्षांश क्रिएट करने होते हैं। एक अक्ष जिसको हम आड़ी रेखा के द्वारा यहाँ निरूपित करते हैं, और यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचते हैं हम उसको हम अक्ष बोलते हैं। स्केल की सहायता से हमने ये एक लाइन इस प्रकार से खींच दी और एक लाइन हम खींचेंगे इस प्रकार से। आप अपने पास जो अपनी छोटी स्केल है कॉपी में पे काम करोगे तो वो छोटी स्केल काम में आएगी। यहाँ ये 0 बिंदु हम लेंगे या कौन सा बिंदु लेंगे, देखिए यहाँ पे। अब देखिए इस तरफ हमें क्या लिखनी है, पत्तियों की संख्या। इस तरफ हम क्या लिखेंगे, पत्तियों की संख्या लिखेंगे। अब पत्तियों की संख्या देखिए कहां से स्टार्ट हो रही है, 9 से हमें 12 तक, यानी कम से कम 2 बतानी है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 12 है, तो हम 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 ले लें, 12। ये आप अपनी रफ कॉपी में काम करोगे और वर्ग अंतराल की नियमित वर्ग अंतराल बनाने का काम आप इस प्रकार से दूसरी सारणी में करना कीजिएगा। यहां देखिए 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 ले रहे हैं, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस प्रकार से आगे 2, 3, 4 पत्तियों की संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से पत्तियों की संख्या लिख दी। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 117.5 तक हमें पहुंचना है। तो 117.5, 1 से तो हम 0 से स्टार्ट करके तो पहुंच नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इरेज करेंगे थोड़ा और यहाँ पे किंक का चिन्ह लगाएंगे। किंक का चिन्ह क्या होता है, किंक मतलब होता है निकुंज, मतलब एक स्पेस। ये स्पेस का मतलब होगा कि हम डायरेक्ट कहां तक पहुंच रहे, 117.5 तक पहुंच रहे, 117.5 तक डायरेक्ट इस लाइन से पहुंच रहे, 0 से लेकर। ये स्टार्ट 0 से थी, लेकिन इस लाइन को 117, इस निकुंज को 117.5 तक का मान माप दिया गया इस निकुंज को। 117.5 के बाद अपना माप कितना आएगा, 126.5। 126.5 हम इस पैमाने को, ये जो 9 का अंतराल आया है हमें जो 17.5 से 26.5 तक कितना अंतराल मिला है, 9 मिलीमीटर का अंतराल मिला है। उस 9 मिलीमीटर के अंतराल को हम 1 सेंटीमीटर के बराबर रखेंगे। 1 सेंटीमीटर के बराबर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 126.5। अब देखिए 117.5 और 126.5 के बीच जो पत्तियों की संख्या है वो हमें कितनी बनानी पड़ेगी, 3 बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 3 पत्तियों तक इसको ऊपर एक
दंड बना के ऐसे लिख देंगे। 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने एक पत्ती मानी है। तो अब ध्यान देना 126 से स्टार्ट करके 135.5 तक लेके जाना है और 135.5 तक लेके जाएंगे। वो दंड कितना ऊंचा जाने वाला है? 5 तक। इस 126 से स्टार्ट करेंगे हम और इसको 5 सेंटीमीटर तक ऊंचा हम इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर, ये इतनी ऊंचाई हम अपने पैमाने पर ले रहे हैं। इस लाइन को आगे बढ़ाया, एकदम टच करके बनाना है। 126 वाला इसमें शामिल होना चाहिए। और ये जो ऊंचाई आई है अभी, ये 126 से 135.5 तक आई है। नेक्स्ट अपनी क्या ऊंचाई है देखिए, 135.5 से आगे की जो ऊंचाई है या जो पत्तियों की संख्या है वो कितनी है? 9। तो यहाँ 135 वाले दंड से 9 तक अपना एक क्या बनेगा? दंड बनेगा। आयत हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ 9 ऊंचाई तक हमें एक इस लाइन को शामिल करते हुए एक दंड बनाना है। यह बन जाएगा अपना 144.5। ये अपना दंड जो बना है ये 3 पत्तियों के लिए बना है, ये 5 पत्तियों के लिए बना है और ये 9 पत्तियों के लिए बना है। नेक्स्ट अपना जो माप है वो 135 से कहाँ तक है? 144.5 तक हम पहुंच गए। 144.5 से हम आगे का जो दंड बनाएंगे वो बनाएंगे 144.5 से 153.5 तक। और वो ऊंचा कितना होगा? 12 सेंटीमीटर तक। ये अपना 12 सेंटीमीटर तक ऊंचाई का एक हम इसी लाइन को सम्मिलित करते हुए 144.5 वाली लाइन को शामिल करते हुए एक आयत चित्र बनाएंगे इस प्रकार से, जो कि कितनी ऊंचाई के लिए है? ये 12 पत्तियों की संख्या है और यहाँ 153.5 तक ये माप है और इसकी पत्तियों की संख्या कितनी है? 12। 144.5 से 153.5 तक की पत्तियों की संख्या कितनी है? 12 है। इस ग्राफ में भी हमें इस प्रकार इस सारणी में हमें ऐसा दिया गया है। 153.5 से 162.5 तक यानी 1 सेंटीमीटर का गैप हम ले रहे हैं। 9 मिलीमीटर के बराबर पत्तियों की संख्या 5 है। तो हमें 5 पत्तियों की संख्या देखिए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इसको हम शामिल करते हुए यहाँ पे हम पत्तियों की संख्या 5 के लिए ये अपना एक आलेख बनाएंगे। यहाँ पे पत्तियों की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। हालांकि ये अपना मार्कर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, जो कलर है वो थोड़ा गहरा नहीं है, इसको गहरा कर लेते हैं। यहाँ से जो गहरा है उसको यूज ले लिया 5। फिर नेक्स्ट अपना जो आएगा वो आना है 5 पत्तियों के बाद 4 पत्तियों वाला माप आना है। 153 से हम 153.5 से 162.5 तक माप वाली पत्तियों को हम कवर कर चुके हैं। 162.5 से आगे 171.5 तक हमें 4 पत्तियों को दर्शाना है। 4 पत्तियों की ऊंचाई के लिए हम एक दंड बनाएंगे। इससे इसको पहले वाली को साथ रखते हुए ये 171.5 हो जाएगी। पत्तियों की संख्या 4 है। नेक्स्ट अपनी 171.4 बनाने के बाद जो पत्तियों की संख्या है वो है 2 और माप आएगा अपना 180.5 तक। पत्तियों की संख्या 2 हम इसमें रखेंगे। पत्तियों की संख्या आ जाएगी 2 और माप आ जाएगा 180.5। इस प्रकार से जो अपना पहला प्रश्न था, ध्यान देना, पहले प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ तक इसको हल कर दिया है। अब पहले प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में अगर समझ गए तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ हमने पत्तियों की संख्या लिखी है और यहाँ पे पत्तियों की लंबाई लिखी है, वो भी मिलीमीटर में लिखी है। इतनी बात इसमें mm में। 2 बात और इसके साथ एड कर देते हैं तो और बेहतर हो जाता है। पैमाना हम लिख देंगे कि हमने x अक्ष के बराबर कितना पैमाना माना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर 9 मिलीमीटर माना है। और y अक्ष में हमने माना है हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर
एक पत्ती, एक पत्ती। इतनी बात एडजस्ट हो जाने के बाद अपना पहला क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य आलेख है। तो हम अपनी जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी इसमें भी हमने चर्चा की थी कि आयत चित्रों को एक और बेहतर तरीके से निरूपित किया जा सकता है, वो होता है बारंबारता बहुभुज। तो इसको और अगर बेहतर तरीके से हम ग्राफीय निरूपण करना चाहें तो बारंबारता बहुभुज निरूपण हम इसका कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे देखिए 153.5, 144 से 153.5 तक की संख्या तो सबसे अधिक है, लेकिन मात्र 153 वाली को ही सबसे अधिक बता देना, अधिक पत्तियों की संख्या सबसे अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 144.5 से 153.5 तक की संख्या सबसे अधिक है। इसमें से इन गैप में से कोई सी भी हो सकती है। 153 की होनी जरूरी नहीं है कि 153 वाली सबसे अधिक हो, 145 वाली भी हो सकती है, 146 वाली भी कितनी है पता नहीं, लेकिन इतने के बीच जो है नहीं 144.5 और 153.5 के बीच सबसे ज्यादा है। तो ये हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 153 वाली सबसे ज्यादा, ये हम इससे प्रमाणित नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बिंदुगत प्रश्न को हल किया, आयत चित्र बनाया। आयत चित्र बनाने के लिए आंकड़ों का क्या किया था हमने, नियमितीकरण या कंटिन्यूटी इसमें लाए थे। यहाँ उच्च सीमा को आधा बढ़ाया और निम्न सीमा को आधा कम किया, तो ये एक दूसरे से अटैचमेंट वाले आंकड़े में प्राप्त हो गए थे। फिर आंकड़ों को हमने वाई अक्ष और एक्स अक्ष पे लेके इनका हमने आयत चित्र बनाया था। फिर हमने आयत चित्र बनाने के बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य आलेख है। तो बारंबारता बहुभुज और इसका दूसरा विकल्प हो सकता है। क्या यह निष्कर्ष सही है कि 153 मिलीमीटर वाली लंबी पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि 144 से बड़ी और 153.5 से छोटी पत्तियों की संख्या तो सबसे अधिक है, लेकिन 153 वाली सबसे अधिक है, ये नहीं हम कह सकते। तो ये बारंबारता बहुभुज क्या होता है, ये हम आगे प्रश्नों में हल करेंगे। इसका तात्पर्य होता है यहाँ इनके बीच का एक डॉट लेना होता है, बिंदु लेना होता है। ये जो अपना आयत चित्र बनाया गया है, इस आयत चित्र के बीच के बिंदुओं को मिलाने वाला, जिसको हम मिलाएंगे एक दूसरे से ऐसे, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कहलाता है आयत चित्र ग्राफ। ये ग्राफ भी दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है, बेहतर ग्राफ हो सकता है। ये इस प्रकार से हमने इस क्लास में 3 प्रश्नों के बारे में बात की है। क्लास में आपने जो सीखा वो अपने बोर्ड से अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कीजिए तथा बराबर इनका आप स्वयं अभ्यास करते रहिए, ताकि इनको और अच्छी तरीके से आप सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास, एंड फाइनली इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ help me to grow my channel as well. Please share and subscribe my channel and press bell icon after subscribe my channel.